तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिजिक्स फर रे और मैं हूँ यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, तो अपन फिजिक्स रिवीजन सीरीज कर रहे थे और उसका अपन नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आपने मोल कंसेप्ट तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आप क्या करना, बेसिकली इन चैप्टर्स के वीडियो को ना बार बार सुनने का। ठीक है, सुनोगे तो आपको फॉर्मूला याद होएगा। आपको ना फॉर्मूला सीट और शॉर्ट नोट्स तो कहीं भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या सोच के ये फॉर्मूला लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, वो तो उस लिखने वाले को ही पता होता है गाइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे सारा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो के थ्रू उन्हीं को एक्सप्लेन कर करके आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है ना, तो उससे आपको याद होएगा। अपन पैरेलल फिजिक्स रिवीजन सीरीज भी चला रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन सीरीज भी चला रहे हैं गाइस। ठीक है, तो अब ये अपन शुरू करते हैं गाइस अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे ना। देखो एटम्स क्या होते हैं गाइस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग, जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स होते हैं। ठीक है, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन न्यूट्रॉन सारे एटम्स में नहीं प्रेजेंट होता, जैसे 1H1 में न्यूट्रॉन्स नहीं है गाइस। ठीक है, अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन को अपन देखो सारे जो पार्टिकल होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके चार्ज को डिनोट किया जाता है और या उनके मास को डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को करते हैं -1E0 से, वैसे प्रोटॉन को करते हैं 1P0 से, 1P1 से। ठीक है, न्यूट्रॉन को करेंगे 0N1 से, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। ठीक है, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। जब अपन इनको, ये ऐसा यूनिट हो गई, जब अपन ESU में लिखेंगे तो -4.8 × 10⁻−10 ESU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 × 10⁻31 kg हो गया गाइस। ये हो गया एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो होता है 96500 कूलाम या 1 फेरेड होता है गाइस। ठीक है ना, Q/m को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं अपन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड से हुई थी गाइस, और इसके चार्ज को अपन ने कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया था। कैथोड रेस का Q/m है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वैसे प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव ही प्रोटॉन का चार्ज होता है गाइस। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है। एक मोलर प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा सेम टू सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q/m स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी हो गया। और प्रोटॉन की डिस्कवरी अपन ने की थी एनोड रेज से। ठीक है ना, एनोड रेज का ना Q/m स्पेसिफिक चार्ज जो है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहता है गाइस, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस इन ट्यूब। ठीक है ना, ट्यूब में जो गैस भरी गई है ना, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ होता नहीं है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 × 10⁻−27 kg। इसके अकॉर्डिंग अपन मास बताओ, सबसे ज्यादा मास किसका हो गया, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ 5 है वहाँ 5 नहीं है गाइस। ठीक है, Q/m इसका 0 हो गया, ये न्यूट्रल है, आपको पता ही है। ठीक है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, इस आपको मास ऑफ प्रोटॉन देखिए ये पूछ लेता है। ठीक है, Q/m का सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा न्यूट्रॉन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है गाइस। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको दे रखा है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है ना, तो यह जो बॉटम में लिखा होता है वो उसका Z यानी एटॉमिक नंबर होता है, और टॉप पे जो लिखा होता है B मतलब उसका होता है एटॉमिक मास होता है गाइस। ठीक है, देखो Z इजकल टू एटॉमिक नंबर इजकल टू होता है, वो होता है प्रोटॉन, और उस सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल में तो सेम ही होता है, पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज कब होगा, या तो इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया या इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया। पर Z इजकल टू P, प्रोटॉन की नंबर हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के सेम होता है, ये तो ऑलवेज है। ठीक है, और देखो एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है वो एटॉमिक मास होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, ये ऑलवेज कंडीशन होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है गाइस, कभी कहीं भी आपको अल्फा दे रखा है तो मतलब हीलियम पार्टिकल को अल्फा बोलते हैं, वो क्या होता है 2He4, 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा या बीटा नेगेटिव बोलते हैं उसको डिनोट करते हैं -1 β 0, मतलब
यदि कहीं से भी बीटा रिलीज होगा तो अपन उसके एटॉमिक नंबर में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और मास में कोई चेंज नहीं आता। वैसे गामा पार्टिकल होता है 0 गामा 0, ठीक है गाइस, इसमें ना तो चार्ज होता कोई, ना ही कोई मास होता है, ये केवल एनर्जी पार्टिकल होते हैं जो हर रिएक्शन के बाद में रिलीज होते हैं गाइस। ड्यूट्रॉन क्या होता है 1d2, पता है ना आपको, 1 हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होता है, तो वैसे ही, ठीक है। आइंस क्या होते हैं गाइस, आइंस होते हैं चार्ज एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं ना चार्ज, उन्हीं को अपन आइंस बोलते हैं। यदि पॉजिटिव बन रहा है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, या नेगेटिव बन रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया गाइस, ठीक है ना। ये याद रखना, दो कंसेप्ट ये मेरे द्वारा बनाए, ऐसे मैंने फंडे बना लिए, ठीक है ना, कि फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा प्रोपोर्शनल टू होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर, और केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक भार पर, और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा प्रोपोर्शनल टू होती है उसके एटॉमिक नंबर पर गाइस। मैंने ऐसे याद रखा था कि भार मतलब भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा प्रोपोर्शनल टू होती है उसके एटॉमिक मास के, और केमिकल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू होती है एटॉमिक नंबर के। तो कहीं भी ऐसे दे रखा है कि यदि मास कांस्टेंट है ना, यदि मास कांस्टेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेंगी, यदि एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेंगी गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो। आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। आइसो डाइपर्स किसको बोलते हैं गाइस, जिसमें n-p का डिफरेंस है ना, n और -p करेंगे तो वो सेम हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन आइसो डाइपर्स बोलते हैं। आइसोस्टीयर्स किसको बोलते हैं गाइस, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम सेम हो, उसको आइसोस्टीयर्स बोलते हैं गाइस। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका z सेम हो पर a डिफरेंट हो, मतलब आइसोस्टीयर्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है गाइस। देखो अब ये मैंने बोला केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, वो z पे डिपेंड करती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू z हो गया। देखो इस कंडीशन में ना जो एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, x1a1 + x2a2 अपॉन a1 + a2, जहाँ a है रेशियो या परसेंटेज और x दे रखा है एटॉमिक मास की, ये एटॉमिक मास इतना परसेंटेज है, ये इसका इतना परसेंटेज है, तो अपन उसका एवरेज मास ऐसे करके निकाल सकते हैं गाइस। आइसोबार्स क्या होते हैं गाइस, आइसोबार्स होते हैं जिसका z डिफरेंट हो लेकिन उसका a कांस्टेंट हो, ठीक है ना। आइसोबार्स मतलब एटॉमिक मास सेम होगा गाइस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू a हो जाएंगी गाइस, ठीक है। वैसे देखो गाइस, यदि किसी भी एलिमेंट या एटम में से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है ना तो आइसोडाइपर्स बनते हैं, क्योंकि अल्फा 2He4 होता है। आप जब रिएक्शंस में करोगे ना तो आप देख लोगे, ठीक है। यदि 1 बीटा और मोर बीटा यदि रिलीज होते हैं तो आइसोबार्स बनते हैं, और 2 बीटा + 1 अल्फा रिलीज होता है ना तो आइसोटोप्स बनते हैं। आप इनको याद भी रख सकते हो, या फिर रिएक्शन दे रखी हो ना तो उसमें आप कम करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इतना याद करने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब देखते हैं गाइस मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक है ना। जो एटम के मॉडल, दो टाइप के मॉडल थे गाइस, एक तो क्लासिकल मॉडल था और एक था क्वांटम मॉडल। क्लासिकल मॉडल वो थे जिनकी पहले हाइपोथेसिस ये थी कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है, वेवलेंथ का कोई रोल नहीं होता। उसमें से बोलते थे जितनी ज़्यादा तीव्र लाइट होगी, मतलब इंटेंस लाइट होगी ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। आज क्या है, आज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि जिसकी वेवलेंथ जितना हाई लो फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की होगी जिसकी लाइट, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वो सब चीज़ें डिपेंड करते हैं क्वांटम्स मॉडल पे, ठीक है। तो क्लासिकल मॉडल्स में चार मॉडल थे, थॉमसन वाला, रदरफोर्ड वाला, बोहर मॉडल और सोमरफेल्ड मॉडल, ठीक है। जबकि क्वांटम वाले में डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग का और श्रोडिंगर का इक्वेशन, ये तीन इसमें आ रखे थे, ठीक है। अब फास्ट करके अपन एक को देखते हैं। देखो थॉमसन साहब जी तो थोबड़ा उठा के आ गए थे, वैसे ही उसने तो क्या बोला, उसने प्लम्पडी मॉडल दिया। प्लम्पडी मॉडल मतलब एक वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं ना, उसने बोला कि वो सीड्स तो नेगेटिव चार्ज है और जो बाकी रेड है वो उसके पॉजिटिव चार्ज है। ये कोई ना एकदम बेहुदा मॉडल था गाइस, ठीक है। दूसरा मॉडल था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पर किरण एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई इसने एयू लेयर पर, ठीक है। और उसने देखा कि कुछ पार्टिकल तो ना, कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस जा रहे थे, बाकी सारी इस फिल्म पे आके जा रहे थे। और यहाँ पे उसने ZNS की लेपन किया था, कोटिंग किया था। उससे क्या हो रहा था, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा रहे थे ना तो यहाँ लाइट आ रही थी, उससे उसको पता चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा रहे हैं। पर उसने बताया कि 2000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के वापस रिटर्न कर जा रहा था, ठीक है। उसका मतलब ये था कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। तो इसने क्या डिस्कवर किया, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी गाइस,
रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो याद रखना है Rn इजकल टू आर नोट ए की पावर 1/3 गाइस, ठीक है। ये है रिड्यूसबर्ग कांस्टेंट होता है गाइस, इसका नाम रिड्यूसबर्ग कांस्टेंट या फिर अपन रदरफोर्ड कांस्टेंट भी बोलते हैं। 1.33 × 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको काम नहीं रखना, आपको तो ये रिलेशन काम आता है ए प्रोपोर्शनल टू 1 ए की पावर 1/3, ठीक है। आपको एटॉमिक मास दे रखा होगा, रेडियस का आपको कंपेरिजन करवा देता है गाइस, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो एटम पे डिपेंड नहीं करती है क्लोरीन का है या किसका है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो होती है 10⁻17 kg/m³, ठीक है गाइस। देखो एटम की रेडियस है ना वो 10⁻10 मीटर की रेंज की होती है, और वैसे न्यूक्लियस की रेडियस है ना 10⁻15 की रेंज की होती है गाइस, ठीक है। ये सब चीजें हो गया। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल के कुछ, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे सोलर सिस्टम में ये मून अपना अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ अपना सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वैसे ही बोल रहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बोला, पर इसके डिसएडवांटेज भी थे, इसकी कुछ कमियां रह गई थी। वो क्या क्या कमियां थी, मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना वो एनर्जी को लॉस करेगा, और ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन घूमते रहे और तो उसमें भी एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होते होते एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन है ना जो उस न्यूक्लियस में समा जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कि कांस्टेंट एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, उससे कांस्टेंट स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन गाइज ऐसा हो रहा नहीं था, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था गाइज, ठीक है। अब थर्ड मॉडल देखते हैं अपन क्लासिकल मॉडल में, वो था बोर मॉडल, ठीक है ना। बोर मॉडल की 3 हाइपोथेसिस थी गाइज, ठीक है। पहली हाइपोथेसिस कैसे निकाला उसने कि जो सेंट्रोपिटल फोर्स, सेंट्रोपिटफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को उसने दोनों ने बैलेंस कर दिया, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, उन दोनों को इक्वल कर दिया। वो मतलब आपको पता है mv²/r = kZe²/r² कर दिया। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया Fc गाइस, ठीक है। देखो इसी को डेराइव करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू यदि mks में लिखते हैं k की वैल्यू तो आती है 1/4πε0, ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं गाइस, और cgs में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है k = 1 आती है गाइस, ठीक है। दूसरी हाइपोथेसिस थी कि यदि इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है ना वो होता है h/2π, या फिर इसका मल्टीपल होगा गाइस, ठीक है। तो j मतलब एंगुलर मोमेंटम = p × r, ये लीनियर मोमेंटम × रेडियस = mvr, क्योंकि p को लिख सकते हैं अपन mv, ये होता है nh/2π, n का मतलब होता है 1 2 3, ठीक है, इसके मतलब पूर्णांक मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। ये इतना होता है गाइस, ठीक है। ये अब सेकंड हाइपोथेसिस थी बोर की, ठीक है। h की वैल्यू आपको दे रखी है 6.67 × 10⁻34 जूल/सेकंड, यही अपने मेनली यूज आती है, बाकी आप अर्ग × सेकंड और ये वाली भी आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्वांटेनाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये है क्वांटेनाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम गाइस, क्योंकि देखो क्वांटा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिसिपेट करवा दिया है उसको, है ना। थर्ड हाइपोथेसिस क्या थी बोर की कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेल नोट एब्जॉर्ब और एक्सक्रीशन एनर्जी, एंड इफ ही डू तो इलेक्ट्रॉन है फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है गाइस कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने सेल में जो कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है, तो एक ही सेल में यदि वो मूवमेंट कर रहा है, मूविंग कर रहा है ना, तो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन यदि उसने एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की ना तो वो फोटोन के रूप में करेगा गाइस, मतलब एनर्जी के कुछ पार्टिकल के रूप में करेगा, ठीक है। देखो फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, E = hc/λ या h म्यू। लैम्डा है इसकी वेवलेंथ, म्यू है इसकी फ्रिक्वेंसी गाइस, और hc × म्यू बार है इसकी वेव नंबर होता है गाइस, 1/λ = म्यू बार होता है गाइस, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। आपको याद रखना है कन्वर्जन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, ये इसकी CGS क्वांटिटी है, यूनिट टाइम, है ना। और एक कैलोरी होती है वो 4.2 जूल होती है गाइस। देखो फोटोन की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेव नंबर, ठीक है ना, ये तो एडेबल होते हैं, मतलब इनको तो अपन डायरेक्ट सम कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा को डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं गाइस। इसका भी मैंने एग्जांपल आपको आगे दे रखा है, ये कैसे होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन = नंबर ऑफ ट्रांजिशन, जितने ट्रांजिशन होंगे ना उतने नंबर ऑफ फोटोन होंगे गाइस। जैसे देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 नंबर के सेल से 3 नंबर के सेल में गया, तो मतलब कितने स्टेप में गया, एक स्टेप में, तो 1 फोटोन होगा। यहाँ 2 स्टेप में गया तो 2 फोटोन होंगे गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल।
बोर हाइपोथेसिस की। तीनों हाइपोथेसिस अपन ने देख ली, उनकी एप्लीकेशन देखते हैं और ये एप्लीकेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देख पहले देखो रेडियस ऑफ सेल, सेल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो आर इज कल टू एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये याद रख लेना आप, ठीक है, याद रहे तो याद रख लेना, क्योंकि ये ना फर्स्ट हाइपोथेसिस के डेरिवेशन से निकली है, ठीक है। और तो इसको डेरिव करके जब निकालेंगे तो आर इज कल टू आती है, आर इज कल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड अंगस्ट्रोन, ठीक है। ये होती है सेल की रेडियस आ गई अपने को, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है गाइस, ठीक है। जहाँ एन है नंबर ऑफ सेल, ठीक है, और जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, और उसके कौन से सेल की पूछ रहा है अपने को रेडियस, तो वो एन हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गई गाइस, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। ये दे रखा है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे उतनी रेडियस बढ़ती जाएगी उसकी, और जितने नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे उसमें सिक्वेंसल जो रेडियस का डिफरेंस है ना वो भी बढ़ता जाएगा गाइस, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेल में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं गाइस, v इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, याद रहे तो। पर इसका डेराइव फॉर्मूला जो अपने को यूज आता है वो होता है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड गाइस, ठीक है। इससे प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ये यूजफुल होते हैं गाइस, बार बार अपने को कंपेरिजन करवाता है, ठीक है। ये अपन याद रख लो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके फॉर्म में अपने को वेलोसिटी निकालनी होता है, ऐसे निकाल सकते हो गाइस। देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे ना वैसे वैसे वेलोसिटी डिफरेंस भी कम होता जाता है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी, ठीक है। देखो एनर्जी कितने प्रकार की होती है, दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गाइस, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, और वी स्क्वायर से अपन यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं ना इसमें, तो ये आता है गाइस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस गाइस, उसको ये आता है गाइस। और टोटल एनर्जी क्या होती है, इन दोनों का सम टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हो गया ये, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पर अपने को इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये रिलेशन कि देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इसमें कभी कभी दे देता है कि देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ना वो 2 जूल है, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकाल ली होगी तो काइनेटिक एनर्जी का माइनस कर देंगे, तो मतलब टोटल एनर्जी हो जाएगी -2 जूल हो जाएगी। अब इसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा अपने को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -4 जूल गाइस, ठीक है। ये रिलेशन ऐसे काम आता है गाइस, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो इससे रिलेशन क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर गाइस, ठीक है। देखो अब देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है ना वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है ना वैसे सिक्वेंसल सेल्स के बीच में एनर्जी गैप है ना वो घटता जाता है गाइस, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है, ये अपन ने वेलोसिटी से देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, वो ही मैक्सिमम होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी बढ़ेगी गाइस, बट एनर्जी डिफरेंस वो है घटेगा गाइस। वैसे अपन ने हाइड्रोजन के सिक्वेंसल सेल के एनर्जी देख लिया गाइस। देखो फर्स्ट सेल में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51 और फोर्थ में -0.85 और फिफ्थ में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी गाइस। इससे अपने को हाइड्रोजन निकाल लिया अपन ने, यहाँ जेड की वैल्यू अपन 1 पुट की है, उसके अकॉर्डिंग अपन दूसरों की फास्ट निकाल सकते हैं यदि अपने को ये याद है तो गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं गाइस। देखो एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू होता है √r के। सर ये कैसे निकला, आपको पता है J प्रोपोर्शनल टू n होता है, वो अपने सेकंड हाइपोथेसिस देखी थी ना, J इक्वल टू NH/2π, तो J प्रोपोर्शनल टू n हो गया और R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अब भी अपन ने देख लिया यहाँ से, ठीक है, रेडियस से, तो J प्रोपोर्शनल टू √r आ गया। सेकंड देखते हैं T² प्रोपोर्शनल टू r³, T² प्रोपोर्शनल टू r³ गाइस, ठीक है, T² प्रोपोर्शनल टू r³, ये केपलर का लॉ भी है, ठीक है ना, अपन SHM में देखते हैं ये, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्योंकि वो
इक्लिप्स सर में दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो भी मूविंग चार्ज होता है, मूविंग पार्टिकल होते हैं ना, वहाँ केपलर के लॉ अप्लाई होते हैं गाइस। तीसरा है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n⁻³ अपॉन z⁻², ठीक है। और है ये है ओमेगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू z⁻² अपॉन n⁻³ ये आप याद भी मत रखो चाहे तो, क्योंकि देखो ओमेगा होता है, क्या होता है 2π/t होता है, देखो 2π/t होता है ना, 2π/t होता है। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी आपको याद है तो टी की तो आप याद रख सकते हो, उसका रिवर्स कर देना, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है गाइस, आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसके जो फर्स्ट सेल की एनर्जी है ना उसका नेगेटिव, मतलब किसी भी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स को उसके फर्स्ट ऑर्बिटल से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है गाइस, कि किसी को उसके ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे सेल में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होती है गाइस, ठीक है। देखो एक्साइटेशन स्टेट और माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जो डिफरेंस होता है ना वही उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी गाइस, ठीक है। वैसे सेपरेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई सी भी सेल्स में से किसी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी सेपरेशन एनर्जी होती है। यदि ग्राउंड स्टेट में से निकाल रहे हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी गाइस, ठीक है। देखो ग्राउंड स्टेट में मतलब n=1 हो गया, एक्साइटेड स्टेट में मतलब nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n=n+1, मतलब फोर्थ एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू 5 आ गई गाइस। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है गाइस, टोटल एनर्जी का नेगेटिव भी बाइंडिंग एनर्जी होती है गाइस, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांजिशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वेव नंबर तो एडिबल होता है लेकिन वेव लेंथ एडिबल नहीं होता। उसका एग्जांपल देखो यहाँ से, देखो एक ये आ रहा है फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, देखो ये दोनों का बीच का इन दोनों का सम ही तो ये है, तो एनर्जी को सम कर सकते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी को सम कर सकते हैं, लेकिन वेव लेंथ को अपन ऐसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट सम नहीं करते गाइस, समझ में आ गया। अब देखते हैं डिसएडवांटेज या कुछ कमियां रह गई ना बोर मॉडल्स में, वो देखते हैं। ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे अप्लाई होता है गाइस, इससे स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, पर जब उस स्पेक्ट्रम को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो मैनी छोटी छोटी माइक्रो लाइन और प्राप्त होती हैं। बोर इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइन है ना वो डिवाइड हो जाती हैं गाइस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को स्टार्क इफेक्ट, इसको बोलते हैं जीनोन इफेक्ट गाइस। इसके बारे में भी बोर कुछ नहीं बता पाया था गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन फोर्थ हाइपोथेसिस कौन सा है, एक्सटेंशन मॉडल ऑफ सोमरफील्ड, सोमरफील्ड का विस्तार मॉडल। क्या था गाइस, देखो बोर की जो भी मिस्टेक थी ना वो सोमरफील्ड ने करेक्ट कर दी गाइस। कैसे करेक्ट की, देखो इसने बताया कि जो सेल है ना वो सेल डिफरेंट एनर्जी के सब सेल से मिलकर बना होता है, जबकि बोर ने केवल सेल तक की बारे में बातें की थी गाइस। वैसे ही उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलिप्स पाथवे में मूव करता है, ना कि सर्कुलर पाथवे में। सब क्या बता रहे थे, सर्कुलर, लेकिन सोमरफील्ड ने बताया कि एक तो सर्कुलर पाथवे होता है और बाकी सारे है ना वो इलिप्टिकल पाथवे होते हैं गाइस, एक सर्कुलर बाकी इलिप्टिकल पाथवे होते हैं गाइस, ठीक है ना। देखो एन सेल होंगे ना, एन सेल में एन ही सब सेल होंगे गाइस, जिसमें एक तो सर्कुलर होगा और बाकी सारे इलिप्टिकल पाथवे होंगे गाइस, ठीक है। देखो फर्स्ट सेल में एक सब सेल होगा, मतलब फर्स्ट में एस ही आएगा, सेकंड में एस और पी दोनों आएंगे, थर्ड में एस पी और डी तीनों आएंगे, फोर्थ में एस पी डी और एफ 4 आएंगे, ऐसे, ठीक है। अपन डी ऐप तक ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्पेक्ट्रम। आपने बताया एनर्जी के बारे में कि एनर्जी के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं अपने को, लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो ना, और कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्बिंग और एक एक्सर्जिंग, मतलब उत्सर्जी और अवशोषित 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, वो गाइस आप देख लेना, ठीक है। अब देखो इसको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है कि लैम्डा और वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम को, ठीक है। देखो मैंने कैसे याद किया गाइस, इस साइड से अपन लिखना शुरू करते हैं, रेडियो, माइक्रो, फार इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक। मैंने इसको कैसे याद किया, राम IRAM, ठीक है। इन दोनों का राम आई मतलब इंफ्रारेड, सी मतलब विजिबल, सी किसी को करते हैं तो मतलब विजिबल करते हैं, यूवर मतलब यूवी रेस, एक्स मतलब एक्स, गर्लफ्रेंड मतलब गामा, कैमेलिया, राम ICUR एक्स गर्लफ्रेंड कैमेलिया, ठीक है। इससे अपने को याद हो गया, ये सारा सीक्वेंस याद हो गया। फिर अपन देखते हैं कि जब अपन कॉस्मिक रे से रेडियो रे में तरफ जाते हैं ना तो ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। और गाइस आपको अपने को पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू म्यू होती है, प्रोपोर्शनल टू 1/λ होती है। लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, ठीक है गाइस। देखो पर विजिबल में अपने को क्या क्या आते हैं, विजिबल में अपने पास आते हैं VIBGYO, वी बिग और आता है ना अपने पास। देखो अब जब अपन वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं ना तो लैम्डा बढ़ता है गाइस, ठीक है, लैम्डा बढ़ता है, ठीक है।
अब देखते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/μ प्रोपोर्शनल टू 1/e प्रोपोर्शनल टू 1/μ नंबर, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन गाइस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम बनाता है हाइड्रोजन, एक्सक्रीशन और कंटिन्यूअस टाइप का स्पेक्ट्रम बनाता है गाइस, ठीक है। देखो इसमें भी अलग अलग टाइप की लाइन प्राप्त होती है अपने को, अपन ऐसे पहले डिनोट कर लेते हैं N1 = 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। देखो इसको याद, आप पहले तो इन सीरीज को याद करना सीखो। कैसे याद करोगे अपन, लड़ो बाबा पीछे बेटा फुल है, मतलब बाप और बेटा किसी के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, तो जो पड़ोसी उसको बोल रहे हैं बाबा को कि बाबा आप भी लड़ाई करो, आपके बेटा के साथ तो पहले ही बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। लड़ो बाबा पीछे बेटा फुल है, लड़ो मतलब लाइमन, बाबा मतलब बामर, पीछे मतलब पासन, बेटा मतलब ब्रेकेट, फुल मतलब हुंड और एच है मतलब हम्परी, ठीक है ना। आपको याद हो गया, लाइमन बामर पासन ब्रेकेट हुंड हम्परी, ठीक है। देखो यहाँ से अपन ने बनाया, तो ये फर्स्ट सीरीज कौन सी हो गई, लाइमन हो गई, दूसरी बामन हो गई, तीसरी पासन ब्रेकेट हुंड और हम्परी, ये सारी सीरीज अपन ने देख ली गाइस, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि देखो इनमें कौन कौन सी लाइट, कौन कौन से इसमें कौन कौन सी वेव लेंथ वाली लाइट प्राप्त होगी, ये कैसे देखेंगे गाइस अपन। देखो ऐसे याद रखो, पहले नंबर की कौन सी आ रही है, पहले नंबर की कौन सी आ रही है, पहले नंबर की लाइमन आ रही है, तो P4 पहला, P4 पराबैंगनी, पराबैंगनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूवी रेज, आप ऐसे याद करो। पहले नंबर पे आती है वो पराबैंगनी यूवी रेज आती है, दो नंबर पे को क्या बोलते हैं दी में, दूसरा, दी4 दृश्य, दृश्य को क्या बोलते हैं गाइस, विजिबल, तो दूसरे नंबर पे विजिबल आ गई गाइस। पहले को यूवी रेज, दूसरे में विजिबल रेज, तीसरे में कैसे, तीसरे में इंफ्रारेड और बाकी सब में फार इंफ्रारेड, FIR, ठीक है। तो कैसे याद किया अपन ने, फर्स्ट को पहला को मतलब अपन बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी को बोलते हैं यूवी रेज, दूसरे को मतलब दृश्य, दी4 दृश्य को बोलते हैं अपन विजिबल रेज, तीसरे को मतलब इंफ्रारेड और सारे को बाकी के फार इंफ्रारेड गाइस, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनकी N1 और N2 की वैल्यू पता करना। देखो N1 की वैल्यू तो अपन इनके सीक्वेंस से पता कर लेते हैं। देखो पहले नंबर की N1 लाइमन के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, ऐसे, ठीक है। N1 की वैल्यू तो इनके सीक्वेंस से पता हो गई। N2 की वैल्यू उस सीक्वेंस से एक आगे से नंबर से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब जैसे देखो लाइमन के लिए N1 कितना हो गया 1, N2 कितना हो गया 2 से लेके इनफाइनाइट तक, बामर के लिए N1 कितना हो गया 2, N2 कितना हो गया 3 से लेके इनफाइनाइट तक, पासन के लिए N1 कितना हो गया 3, N2 कितना हो गया 4 से लेके इनफाइनाइट तक गाइस, ठीक है। ऐसे पता कर लोगे अपन, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन हो रहा है N1 से लेके N2 तक, तो नंबर कितने लाइन नंबर प्राप्त होंगे अपने को, वो कैसे पता करेंगे, स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होंगी, ठीक है। वो पता करेंगे अपन N2 - N1 ब्रैकेट N2 - N1 + 1/2 के फॉर्मूले से गाइस, ठीक है ना। ये अपन इससे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है इफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स N2 हायर स्टेज टू फर्स्ट में जा रहा है, मतलब किसी भी श्रेणी दे रखी हो, लाइमन बामर कोई सी भी, उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एटम इलेक्ट्रॉन है ना, वो एटम के N2 हायर स्टेज से ग्राउंड में आ रहा है, मतलब फोर्थ से ग्राउंड में आ रहा हो, थर्ड से ग्राउंड में आ रहा हो, या कोई से भी लाइन से ग्राउंड स्टेज में आ रहा हो, तो अपन कितने स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होंगी वो कैसे देखेंगे। यदि लाइमन में पता करना है, ऐसे पूछ रहा है कि लाइमन में, ऐसे बोल रहा है, मान लो एग्जाम्पल की देखो कि वो 5th से है ना ग्राउंड में आ रहा है, 5th से ग्राउंड में आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन ऐसे पूछ रहा है कि बताओ लाइमन में कितनी प्राप्त होंगी, बाबर में कितनी प्राप्त होंगी और ब्रैकेट में कितनी प्राप्त होंगी, ऐसे। तो या तो आप डायग्राम बना के देखो या फिर इससे देखो कि देखो लाइमन में N2 - 1 मतलब N2 कितना है 5th - 1 मतलब 4 लाइमन में प्राप्त होंगी, N2 - 2 मतलब बामर में मतलब 5 - 2 मतलब 3 इसमें प्राप्त होंगी। समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब N2 से N1 में ट्रांजिशन करता है ना, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होती है, और यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना इसमें। तो 1/λ = RH² ब्रैकेट 1/n² - 1/n2 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। RH है रिड्यूसबर्ग कांस्टेंट है गाइस, 1/RH की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉन होती है, यही ज़्यादा यूजफुल होता है। अदरवाइज आप RH की वैल्यू डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, RH = 109677 सेंटीमीटर इनवर्स गाइस, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज आता है, आपको कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। इसकी लैम्डा इतनी थी, यहाँ से ट्रांजिशन में, तो इसकी कितनी होगी, ऐसे। देखो यदि एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, एनर्जी मिनिमम चाहिए अपने को तो N2 की वैल्यू बस N1 से जस्ट एक आगे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम से कम एनर्जी गैप होगा फिर तो अपने को। यदि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन ऐसे दे रखा है कि लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन
ऐसे दे रखा है ना, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन में चला गया, तो इससे अपने को उसकी N1 N2 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। देखो लाइमन दे रखा है, मतलब N1 की वैल्यू तो सीरीज के नेम से पता कर लेंगे, मतलब N1 की वैल्यू कितना आ गई, लाइमन कौन सी नंबर पे आती है, 1 नंबर पे, तो 1 हो गई। लेकिन थर्ड लाइन अपन इससे पता करेंगे उसकी N2 की वैल्यू, तो N2 कितना हो जाएगा, थर्ड तो लाइन और लाइमन का 1 तो इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखते हैं गाइज अपन क्वांटम मॉडल, अपन ने क्लासिकल मॉडल देख लिए, अपन देखते हैं क्वांटम मॉडल। देखो क्वांटम मॉडल मतलब ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वाले, पहला आता है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। देखो आइंस्टीन ने अपने को बताया कि लाइट है ना उसको डबल नेचर होती है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के एग्जाम्पल जैसे पोलराइजेशन, पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और क्राफ्टन इफेक्ट हो गया गाइज। तो उसके बाद में डी ब्रोगली ने आया और डी ब्रोगली ने बताया कि जो मूविंग माइक्रो पार्टिकल होते हैं ना, सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जो मूव करते रहते हैं, उनके पास भी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होती है गाइस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग उसने फॉर्मूला भी दिया कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन पी। भाई एम वी को तो अपन लीनियर मोमेंटम ही तो बोलते हैं, एम वी को तो पी हो गया, एच इंटू एच का आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एच इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम के, ये अपन कैसे लिख सकते हैं गाइस, काइनेटिक एनर्जी से लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, उससे अपन ये लिख दिए। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम के ई, अपन ये भी डेराइव फॉर्मूला आ गया। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, अपन काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम क्यू वी मतलब क्यू का वैल्यू मतलब चार्ज और वी का मतलब पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन के लिए जब इसको निकालते हैं तो होता है लैम्डा इक्वल टू 12.25 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन। ये अपन ना मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले, पर आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए गाइस। देख क्वांटिनाइजेशन ऑफ सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं गाइस, ये क्या बोलता है कि 2πRn इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब ये बोलता है कि एनवे सेल की जो सरकमफेरेंस है ना वो एन लैम्डा के बराबर होती है, मतलब रेडियस ऑफ एनएथ सेल बोल रखा है, तो ये 2πRn हो गया उसकी सरकमफेरेंस। तो 2πRn, Rn का मतलब हो गया एनएथ सेल की रेडियस, ठीक है, वो एन लैम्डा के बराबर होती है गाइस। आपको ऐसे दे रखा है, इसका मतलब देखो ये पता ही आपको, ये पूरा एक लैम्डा हो गया, मतलब एक अप और एक डाउन का पूरा लैम्डा होता है। इसको बोलते हैं नोड, जो कहीं बिल्कुल नहीं हिलता उसको नोड बोलते हैं, जो ज़्यादा हिलता है उसको एंटी नोड बोलते हैं गाइस। देखो नंबर ऑफ वेव इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, जितनी वेव होंगी ना उतनी सेल होंगी, ठीक है ना। अब देखो दूसरा हाइपोथेसिस आ गया मॉडर्न क्वांटम में, वो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। इसने क्या बताया कि जो मूविंग माइक्रो पार्टिकल होता है ना उसके लीनियर मोमेंटम और एक्स में एक साथ एक्यूरेसी अपन को प्राप्त नहीं होती है गाइस। यदि अपने को एक्स एक्यूरेट प्राप्त होगा तो पी नहीं, पी एक्यूरेट प्राप्त होगा तो एक्स नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इसने भी कुछ फॉर्मूले दिए, वो मेन फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई गाइस, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। अपने को पता है डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है एम इंटू डेल्टा वी, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू वी, चेंज इन मास भी हो सकता है या चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है गाइस। इसके अदर फॉर्मूले भी हैं, ये सब देख लेना आप एक बार, याद कर लेना, क्योंकि ये PYQ में भी आ चुका है गाइस, ठीक है। उसके आगे देखते हैं अपन श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, ठीक है। ये सबसे एकदम एडवांस फॉर्म है लेकिन सबसे कम समझ में आता है। देखो इसने क्या किया, जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की इक्वेशन थी ना, इन दोनों को यूज कर लिया, इन दोनों के प्रिंसिपल को यूज करके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए एक इक्वेशन दी थी गाइस। इक्वेशन आपको दे रखी है सामने, ये इक्वेशन आपको याद रख लेना कि कभी कभी ये इक्वेशन ही पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। बाकी इस पे बेस पे न्यूमेरिकल नहीं आते, बस इक्वेशन ही आता है गाइस, ठीक है। ये होता है साइन, देखो यदि साइन कहीं दे रखा है ना उसका क्या काम होता है, साइन डिनोट करता है एक तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को डिनोट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करता है, और ये एक ऑर्बिटल को सो एक केस करता है। कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा साइन एन एल एम, मतलब यहाँ लिखा होगा साइन 2 1 0, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। पूछेगा कौन से ऑर्बिटल का डिनोटेशन कर रखा है ये, तो वो अपन कैसे पता करेंगे, वो अपन इससे पता कर लेंगे कि ये कौन से के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। 2 से मतलब ये होता है एन, मतलब मैन क्वांटम नंबर, ये हो गया एल वाला, ये हो गया एम क्वांटम नंबर, वो आप आगे देख लेंगे इस, ठीक है। पर यहाँ यदि साइन स्क्वायर की बात कर रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। यदि साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आ रखी है मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में, पर मिनिमम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, वहाँ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है गाइस। तो ये हो गया, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया वहाँ सेल प्रेजेंट, ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस ऑर्बिटल देखते हैं, खूब टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक बोलते हैं हिंदी में, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखते हैं 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल, एक एक करके देख।
हाँ तो गाइज अपन देख रहे थे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखो एस, एक बात याद रखना कि एस ऑर्बिटल के अलावा सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, बस एस ऑर्बिटल डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि ये गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, इसमें कौन सी डायरेक्शन होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, देखो नॉन डायरेक्शनल है, सर्कुलर है, सिमेट्रिकल है, और एस सब सेल में केवल एस ही एक ही ऑर्बिट होता है, वो कौन सा, वन एस ऑर्बिट। ठीक है, एक एस ऑर्बिट होता है। ठीक है, दूसरा पी ऑर्बिटल, देखो ये डायरेक्शनल है, डंबल शेप है, ऐसा होगा, दो लोब होंगी, एक ये लोब एक ये लोब होंगी, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं, और इसमें नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है गाइस, इसमें इसे ऐसे नोडल प्लेन के बारे में कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, थर्ड है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मतलब डायरेक्शनल है, बाई लोब्ड है, ऐसा 4 लोब होंगे, उसमें 4 लोब हो गई गाइस, 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, इसको T2G, और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये EG वाले जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं तो वहां समझ में आता है। ठीक है, इसमें 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट होती है गाइस। एफ ऑर्बिटल में डायरेक्शनल है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए स्ट्रक्चर नहीं देखते, 6 लोब होते हैं इसमें, और 3 नोडल प्लेन होती हैं। आप देखते हैं नोड क्या होता है गाइस, अपन ने ऑर्बिटल देखा जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की, नोड क्या होता है जहां मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की। आप देखो नोड भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है नोडल सरफेस और एक होता है नोडल प्लेन। ठीक है ना, सरफेस का मतलब ऐसे, प्लेन मतलब जिस पे काटे उस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम होगा। इस देखो आप तो ये याद रखना, रेडियल नोड किसको बोलते हैं, रेंगुलर नोड किसको बोलते हैं, क्योंकि यही बार बार पूछता है आपको, ये नाम देके। देखो रेडियल नोड का फॉर्मूला आता है n-l-1, n मतलब मैन क्वांटम नंबर, फिर l मतलब 2 नंबर का क्वांटम, तीसरा ये बता देंगे। ठीक है, तो n-l-1 तो हो गया रेडियल नोड, और l होता है वो होता है एंगुलर नोड। पर टोटल नोड पूछे तो इन दोनों को जोड़ देना, तो l से l कट गया तो n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड हो गया। ठीक है, और ये अपने को n और l की वैल्यू अपने को पता हो जाएगी थोड़ी दिन बाद, अभी देखना आप क्वांटम नंबर देखोगे तब। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, वो है क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर क्या काम आते हैं गाइस, क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए क्वांटम नंबर काम आते हैं। देखो n वाला जो क्वांटम नंबर है ना, वो किसी की साइज, ऑर्बिटल की साइज बताने में काम आता है, एल उसकी शेप बताने में काम आता है, और एम है ना उसका अभिविन्यास। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से वो बना हुआ है उसको बताने में काम आता है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले वाला क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, देखो ये किसको डिनोट करता है गाइस, ये सेल को बताता है, सेल या ऑर्बिट को बताता है। ठीक है, इससे अपने को क्या क्या पता चलता है, इससे अपने को रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मोमेंटम, ये सब चीज़ें पता होती हैं। आपको पता है रेडियस में n² वाला प्रोपोर्शनलिटी आ रही थी, v में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में आ रहा था, सब में आ रहा था। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J=NH/2π, ये देखा था ना अपने बोर की सेकंड हाइपोथेसिस थी, यही तो थी। देखो सेल से क्या होता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला आता है, 2n², कितना 2n², और ये लार्जेस्ट क्वांटम नंबर है। कहीं भी अपने को एक ग्रुप दे रखा है ना क्वांटम नंबर का, तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो तो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गई सबसे पहले, ऐसे देख लिया करो आप। ठीक है, दूसरा नंबर की क्वांटम नंबर आती है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं अपन एल से डिनोट करते हैं गाइस। देखो ये सब सेल को डिनोट करता है। ठीक है, सब सेल क्या क्या हेल्प करेगा, ये एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हेल्प करेगा, ये सब सेल की एनर्जी और उसकी शेप बताने में काम करता है गाइस, ये साइज, दूसरा शेप बताने में काम करता है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था J=h/2π रूट L ब्रेकेट L+1, ये फॉर्मूला ना बार बार देते हैं। ठीक है, दूसरा देखो इसमें एवरी वैल्यू ऑफ L के हर मान के लिए एक सब सेल होता है, मतलब L के मान होंगे ना, ऐसे कि -1 0 +1, तो देखो 3 मान हो गए उसकी, 1 2 3, तो मतलब 3 सब सेल होंगे वहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए कितना क्या फॉर्मूला आता है, 2 आता है गाइस, और L की वैल्यू क्या होती है गाइस, 0 से शुरू होती है और n-1 तक, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम तक जाती है और 0 से स्टार्ट होती है, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है गाइस। तो अपने को देखा गया है कि L की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो कम ही आएगी ना गाइस, क्योंकि तो n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो कम तक ही खत्म हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर की क्वांटम नंबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या m गाइस। ठीक है, ये क्या करती है, ऑर्बिटल्स के सब सेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सब सेल बताती है, मतलब ऑर्बिटल्स को डिनोट करती है। m क्या है सर, m डिपेंड ऑन l, ये l पे डिपेंड करती है गाइस, क्योंकि m की वैल्यू क्या आती है, -l से +l तक विथ 0, मतलब मान लो आप कि l की वैल्यू 2 आ गई, तो m की कौन कौन सी वैल्यू गाइस आएंगी, -2 -1 0 +1 और +2, ये 4-5 वैल्यू आएंगी गाइस। समझ में आ गया कि आपको m की वैल्यू कैसे पता करती है। एवरी वैल्यू ऑफ m एक ऑर्बिट को बताती है गाइस। ठीक है, एवरी ऑर्बिट को वैल्यू बताती है कि कितनी 5 वैल्यू आई है, तो 5 ऑर्बिट हो गई इसी। लास्ट वाली है स्पिन क्वांटम नंबर गाइस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर देखो
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये ऑर्बिटल है, इसमें दो अपोजिट स्पिन की, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे, ठीक है। देखो एस ऑर्बिटल, एस एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है गाइस, ठीक है। स्पिन क्या होता है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा गाइस। क्लॉकवाइज होगा तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये हो जाएगा गाइस। देखो टोटल स्पिन इन एटम, यदि ऐसे पूछ रखा है कि इस एटम के टोटल स्पिन को बताओ तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ स्पिन इक्वल टू +-1/2 इंटू टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यदि पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्पिन तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अनपेयर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं गाइस। ये और देखते हैं, देखो NH सेल, यदि सेल दे रखा है NH सेल, तो NH सेल में कितने सब सेल होंगे गाइस, NH सेल में n ही सब सेल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे उसमें, n² ऑर्बिटल होंगे। या ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2 बढ़ते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे गाइस, उसमें 2n² हो जाएंगे। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक में एक ही भर सकता है, तो फिर n² हो जाएंगे गाइस, ठीक है। देखो LH सब सेल में क्या क्या बारह होंगे, LH सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने ऑर्बिट्स होंगे गाइस, 2l+1 होंगे गाइस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक में 2 बढ़ते हैं, तो 2 कोष्टक 2l+1 हो गया। मैक्सिमम अनपेयर मतलब एक एक ही भरेंगे, तो फिर 2l+1 हो गया गाइस, ठीक है। देखो ऑर्बिटल्स को कैसे डिनोट करते हैं, sin मतलब देखो sin210 मतलब 2 की वैल्यू मेन क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये L क्वांटम और ये M वाली क्वांटम संख्या, इससे निकाल लेते हैं अपन गाइस, ठीक है। वैसे ही देखते हैं कि एनर्जी रूल फॉर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी रूल कैसे कैसे निकालते हैं, कि कैसे कैसे अपन भरेंगे, उसके लिए कुछ 3-4 रूल आते हैं। एक तो आता है गाइस ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इन सब सेल, कि जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है ना, जो सब सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले कम एनर्जी वाला फिल करेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर ज़्यादा एनर्जी, ऐसे वाला, ठीक है। देखो NS, N-2F, N-1D और फिर NP, ये है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ना मैन फॉर्मूला है। इससे आप किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, बस इसको समझ में आना चाहिए आपको। ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तब समझ में आ जाएगा इस। दूसरा है पाउली का एक्सक्लूजन नियम, है पाउली का अपवर्जन नियम। ये क्या बोलता है गाइस कि देखो एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चारों क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं होंगी। 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होंगी, मतलब एक ऑर्बिटल में ओनली 2 अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं भरा जाएगा कि ऐसे एक ये भी क्लॉकवाइज है और दूसरा भी क्लॉकवाइज भर दिया मैंने, ये पॉसिबल नहीं है। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ यदि ऐसा कहीं भी दिया हुआ हो तो वो किस रूल को अपोज कर रहा है, वो पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है। यदि ये सही से नहीं भरा गया तो वो प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है गाइस। और हुंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि फर्स्ट यदि सारे मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है ना, मान लो देखो है ना, ये P है, ये मतलब 5 बन गए ना, 1 2 3 4 5 बन गए, मतलब ये D है, नहीं 3 मान लो यार, पी के 3 हो गए, ठीक है। सेम एनर्जी के हैं, PX PY PZ है, ठीक है। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में पेयरिंग होगी, ठीक है, उसके बाद में पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, ये बता रहा है ये हुंड का, ठीक है। ये कार्बन से शुरू होता है और ये पहले मतलब सब में एक एक सेम एनर्जी वाले में, उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो कहीं भी ऐसे दे रखा है कि देखो 3 डब्बे तो बना रखे हैं, लेकिन पहले पेयरिंग कर रखा है, दूसरे तीसरे में तो कुछ भरा ही नहीं है। तो कौन से रूल को अपोज कर रहा है, वो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अपोज कर रहा है गाइस। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ड फील्ड। देखो ये याद रखना कि हमेशा हाफ फील्ड और फुल्ड फील्ड की स्टेबिलिटी है ना, उसके नियरेस्ट हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा ही होती है गाइस, ठीक है ना। जैसे देखो पी में कितने आते हैं, पी में 6 आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमेशा P6 है ना, P6 मोर स्टेबल होगा P5 से, और देखो P3 है ना, P3 ये मोर स्टेबल होता है P4 से, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ऐसे, ठीक है। देखो उसके आगे देखते हैं N+L रूल। N+L देखो मेनली एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है N+L के, ठीक है। यदि N+N कांस्टेंट है, इन दोनों का सम कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी N के। ये मेनली पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अप्लाई होता है, और हाइब्रिडाइजेशन भी इसी रूल से निकलता है गाइस। लेकिन इन मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन में वहाँ क्या होता है गाइस, N+N रूल
मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अप्लाई नहीं होता, वहाँ तो डायरेक्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ई के हो जाती है गाइस, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ई के हो जाती है। और इसको एप्लीकेशन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस। तो थैंक यू गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ईच एंड एवरी कंसेप्ट और सारे फॉर्मूला आपको कवर कर दिया है, ठीक है। आपको इन सारे शॉर्ट नोट्स का PDF तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें गाइस। कुछ आपको डाउट्स हो या कुछ आपकी कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके राइट करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।